हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करेंगे 5th एंड 6th ऑफ मई के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे से, फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन पे। और आज का दिन काफी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। और आपको भी पता है कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इंडेक्स तो डेफिनेटली पूछा जाता है। इसके अलावा हम एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट पे भी डिस्कशन करने वाले हैं, तो काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलने वाला है। एंड वीडियो के एंड में काफी सारे रिवीजन क्वेश्चन है और एक होमवर्क भी है और क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ का सिंपल सा तरीका है कि आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सिंपली सर्च कर लीजिएगा पूजा जैन CA 247। ओके, तो आप मेरे टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे और वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट इजिली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, जिसमें मैंने अप्रैल मंथ के सारे इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स, नेशनल न्यूज और जो भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में थी वो मैंने कवर करा दी है एक ही वीडियो में। मतलब अप्रैल मंथ का ये कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल जाएगा, नेशनल न्यूज का, जीआई टैग का, गवर्नमेंट स्कीम का। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम 5th ऑफ मई। 5 मई को पहला संडे था मई मंथ का और हम उस दिन सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड लाफ्टर डे। एवरी ईयर हम वर्ल्ड लाफ्टर डे 5 मई को सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी थीम है लाफ टुगेदर हील टुगेदर। बेसिकली इस दिन की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो इनिशिएटिव था, ये पहली बार जो सेलिब्रेशन हुआ था वो इंडिया में, मुंबई में हुआ था 1998 में। और इसकी शुरुआत की थी डॉक्टर मदन कटारिया ने। डॉक्टर मदन कटारिया बेसिकली फाउंडर हैं वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट के, और उनके द्वारा ही वर्ल्ड लाफ्टर डे की शुरुआत की गई है। डन। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डे है जो अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, वो है 3rd ऑफ मई। डे तो नहीं बोलेंगे हम, बेसिकली एक इवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, 3rd ऑफ मई को सन डे सेलिब्रेट किया गया। क्या सेलिब्रेट किया गया? इंटरनेशनल सन डे 3rd ऑफ मई को इंडिया में से सेलिब्रेट किया गया है। किसने सेलिब्रेट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। ठीक है, तो 3rd ऑफ मई को मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन डे के उपलक्ष्य में रन फॉर सन मैराथन ऑर्गेनाइज किया था। रन फॉर सन एट द जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसका एजेंडा क्या है कि सन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सन हमारी लाइफ साइकिल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सन से किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अपना जो टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का 2030 तक, तो इसका एक बहुत अच्छा सोर्स हमारे पास सन है। तो इसलिए रन फॉर सन मैराथन ऑर्गेनाइज की गई थी सन डे पर, जो कि 3rd ऑफ मई को सेलिब्रेट किया गया था। क्लियर है? अब इस पूरे इवेंट की शुरुआत 2018 में हुई थी। इंटरनेशनल संडे की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी, और यूनाइटेड नेशन ने इस दिन की शुरुआत की है। तो इसलिए अगर कोई इंपॉर्टेंट डे है जो यूनाइटेड नेशन स्टार्ट करता है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर पूरे देश में अलग अलग एक्टिविटी हुई, कई सारे आर्ट कंपटीशन हुए और 12 अमेजिंग इंस्टॉलेशन भी देखे गए। मतलब 6 अलग अलग शहरों में सोलर ऑब्जर्वेटरी की तरह सोलर पैनल और अलग अलग मतलब ऐसे शोकेस किया गया। कहाँ पर? दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, बड़ौदा, गुवाहाटी, वाराणसी एंड चेन्नई में, लोगों को सोलर एनर्जी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ठीक है, डन। बात करते हैं हम यूनेस्को से। आपको पता है कि अभी ऑनगोइंग वॉर चल रही है इजराइल और गाजा के बीच में, गाजा स्ट्रिप या पैलेस्तीन के बीच में। तो यहाँ पे काफी सारे रिपोर्टर गए, गाजा में गए, वहां पे इन्होंने रिपोर्टिंग की और काफी सारे जर्नलिस्ट की जान भी चली गई। तो वो सारे जर्नलिस्ट जो कि पैलेस्तीन के हैं और उन्होंने गाजा में कवरेज प्रोवाइड किया है, तो यूनेस्को ने उनको अवार्ड दिया है। कौन सा अवार्ड दिया है? आंसर हो जाएगा गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। कौन देता है ये? यूनेस्को देता है। 2nd ऑफ मई को ये अवार्ड यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस की गई थी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर? सेंटियागो, चिली में। और ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं पैलेस्तीन या फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट को। हर साल यूनेस्को इस अवार्ड को देती है बेसिकली किन डिफिकल्ट कंडीशन में, किन डिफिकल्ट सर्कमटेंसेस में हमारे जर्नलिस्ट हमारे लिए कवरेज करते हैं, तो उनके इस मतलब उनका जो प्रयास है उसको इनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 1997 में की गई थी और अवार्ड कौन देता है? यूनेस्को देता है, और इसे हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के नाम से भी जानते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो पेरिस, फ्रांस में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो अवार्ड का नाम दिख रहा है, नाम क्या है? गुलेर्मो। ये जो एक पर्सन है कोलंबिया के जर्नलिस्ट हैं,
कोलंबिया के इन जर्नलिस्ट की लेगेसी को बेसिकली एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है, उनके नाम पे ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। अब यूनेस्को के बारे में बात करते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह काम करता है। यूनेस्को का जो कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया है वो 16 नवंबर 1945 में आया है। अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट में 194 मेंबर नेशन आपको यूनेस्को में देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, और 12 आपको एसोसिएटेड मेंबर देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं भारत में यूनेस्को की साइट्स के बारे में। तो भारत में प्रेजेंटली यूनेस्को की 42 साइट्स आपको देखने को मिलेंगी, और जो सबसे रिसेंट मोस्ट साइट ऐड की हैं यूनेस्को की लिस्ट में वो शांति निकेतन है और हमारे होयसाला टेम्पल्स हैं, जिनको 2023 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। तो आपको याद रखना है 42 साइट्स है इंडिया की जो कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जनवरी 2024 की अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने जनवरी 2024 में कवर किया था कि इंडिया ने 46 सेशन यूनेस्को का होस्ट करने वाला, मतलब जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ना यूनेस्को की, उसकी समिट को होस्ट करने वाला है कौन? इंडिया, जो कि 46 नंबर का सेशन होगा। अब यूनेस्को कुछ रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, जैसे कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एंड जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ये दोनों रिपोर्ट भी यूनेस्को ही पब्लिश करता है। ठीक है, ये यूनेस्को के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम किसी पेपर में पूछा जा सकता है। नाम इनका क्या है? संजया कुमार मिश्रा। ठीक है, टू हेड जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर देखिएगा बहुत सारे लोग बिजनेसमैन जीएसटी पे करते हैं, स्टेट के पास फिर जीएसटी जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जीएसटी जाता है। तो जो भी डिस्प्यूट होते हैं जीएसटी के रिगार्डिंग, तो उन डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा, कौन आपकी समस्याओं का समाधान करेगा? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के प्रेसिडेंट या कह सकते हैं कि अध्यक्ष अपॉइंट किए हैं, जिनका नाम क्या है? जस्टिस संजया कुमार मिश्रा। ठीक है, इनका काम क्या होगा? जो अलग अलग बिजनेस है और उनके जो भी डिस्प्यूट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उनको रिजोल्व करना। अब ये कौन थे? तो ये फॉर्मर चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट के थे। कहां पर? झारखंड में। तो फॉर्मर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ऑफ झारखंड में इन्होंने काम किया है। इनकी जो नियुक्ति हुई है, अपॉइंटमेंट हुई है, वो 4 सालों के लिए हुए या फिर 70 ईयर, जो भी पहले हो जाए, या तो 4 साल पहले कंप्लीट हो जाए या तो 70 साल के अगर ये पहले हो गए तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। और इनकी जो सैलरी डिसाइड की गई है वो है 2.50 लाख रुपीज पर मंथ, 2.5 लाख रुपए इनको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा था कि हमारे देश में 31 जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल की ब्रांचेस ओपन की जाएंगी, और जो हेड ऑफिस होगा, जो हेड ब्रांच होगी, प्रिंसिपल ब्रांच, वो कहाँ होगी? आपको दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच देखने को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा 3 बेंचेस देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, उत्तर प्रदेश बढ़ा भी है, पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पे मामले भी ज्यादा हो सकते हैं, डिस्प्यूट भी ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए 3 बेंचेस आपको उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी। सिमिलर गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जो कि बड़े राज्यों की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पर आपको 2-2 बेंचेस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो जीएसटी ट्रिब्यूनल क्या है? एक इस तरीके की स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो कि डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है रिलेटेड टू द जीएसटी, और टाइमली हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम करती है। अब कोई व्यक्ति है जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास गया और ट्रिब्यूनल ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपना फैसला दिया, लेकिन हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे? तो अगर कोई व्यक्ति है जो जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो मतलब अपर लेवल के ट्रिब्यूनल या अपर लेवल के कोर्ट्स में जा सकता है अपील करने के लिए। तो एक हायरार्की होती है कि सबसे पहले जो सुनवाई होती है केसेस की, वो कहाँ होती है? आप देखेंगे आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास, फिर एपेलेट अथॉरिटी, फिर एपेलेट ट्रिब्यूनल। और एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर आप खुश नहीं हैं तो हाई कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट से भी खुश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ, और सुप्रीम कोर्ट से अगर खुश नहीं हो तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बस इतना ही है। जीएसटी, तो जीएसटी हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम है। डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों बोला है? चलो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक कंपनी है XYZ, ठीक है, और मेरी कंपनी बनाती है क्या? मान लेते हैं मेरी कंपनी बनाती है चिप्स। ठीक है, एक पैकेट चिप्स बनाने की जो मेरी कॉस्ट आती है वो मान लेती हूँ मैं 7 रुपीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ, तो होलसेलर आएगा मेरे पास, होलसेलर आएगा
तो होलसेलर को मैं क्या करूंगी, कुछ प्रॉफिट लेके होलसेलर को अपना आइटम बेच दूंगी। तो 7 रुपीज का चिप्स था, मैंने होलसेलर को बेच दिया 10 रुपीज का, 3 रुपए का यहाँ पे मैंने मार्जिन कमा लिया। अभी होलसेलर किसके पास जाएगा, रिटेलर्स के पास जाएगा। तो रिटेलर को उसने बेच दिया 15 रुपए का, ठीक है। और रिटेलर के पास जाओगे कौन, आप चिप्स खरीदने के लिए, मतलब कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कहां पहुंचेगा, आपका रिटेलर के पास, और रिटेलर ने उसको 20 रुपए का चिप्स का पैकेट दे दिया। तो देखेंगे 7 रुपए का था, 20 रुपए हो गया, क्योंकि इसने अपना प्रॉफिट और टैक्स जोड़ा, इसने अपना प्रॉफिट और टैक्स जोड़ा, और फाइनली टैक्स किसने पे किया, डेस्टिनेशन ने, मतलब हमने बेसिकली सबका टैक्स पे किया है, इसलिए इसे हम डेस्टिनेशन टैक्स कहते हैं, क्योंकि होलसेलर ने अपना प्रॉफिट कमाया और टैक्स जोड़ दिया, फिर इसने अपना प्रॉफिट देखा और टैक्स जोड़ दिया, फिर आपको यहाँ पे सामान दे दिया, अब आपने खा लिया और जीएसटी भी पे कर दिया। तो ये हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम होता है। इसके लिए 101 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमारी कंट्री में किया गया है। इसका मकसद क्या है, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स, कैसा टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपने चिप्स खा लिए और आपने टैक्स भी दे दिया, तो इसलिए बोला जा रहा है इनडायरेक्ट टैक्स है। जबकि इनकम टैक्स कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, हमारी सैलरी आती है और हमें पता है हमारी सैलरी से इतना टैक्स कटेगा, हमें पता है ना हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन क्या चिप्स के पैकेट खाने से पहले पता चला था कि हमने टैक्स दे दिया, इसलिए उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लब किया गया है, कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस को क्लब करके बेसिकली जीएसटी बनाया गया है। फॉर एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट कई तरीके के टैक्सेस लगाते हैं, जैसे कि सेल्स टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट के बाद आपका परचेस टैक्स है, लग्जरी टैक्स है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाता है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। तो इन सबको मर्ज करके जो इनडायरेक्ट टैक्स बनाया गया है वो जीएसटी आपको देखने को मिलेगा। अब जीएसटी की कहानी बहुत पुरानी है, हम थोड़ी सी नई कहानी से ही स्टार्ट करेंगे, बहुत पुराना हम नहीं जाएंगे, हम 2004 से शुरू करेंगे। 2004 में विजय केलकर कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमेंडेशन दिया था कि हमें जो एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम है उसको रिप्लेस करना चाहिए जीएसटी से, ठीक है, 2004 में। तो आपको समझ में आया कि विजय केलकर कमेटी भी कहीं ना कहीं जीएसटी से एसोसिएटेड है। फिर 2006 का जो बजट आया था उसमें पहली बार बजट स्पीच में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था एंड 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को हमारे देश में एंटायर कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 जुलाई को हम जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। जीएसटी में आपको कई सारे यहाँ पर टैक्स स्लैब देखने को मिलते हैं, जैसे कि 0%, 5, 12, 18 एंड 28%। डन। चलिए अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम क्या है, मैरियल स्ट्रिप। यह है मैरियल स्ट्रिप, सेट टू रिसीव कांस ऑनरी पाल्म डियोर। यहाँ पर देखिए 77 कांस फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले और 14 मई को ओपनिंग सेरेमनी है एंड ओपनिंग सेरेमनी में ये एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है जिन्हें कांस अवार्ड भी दिया जा चुका है 1989 में और इन्हें अब सिलेक्ट किया गया है पाल्म डियोर अवार्ड के लिए, ठीक है। इसके पहले मैंने बताया था क्लोजिंग सेरेमनी, ये इन्हें तो ओपनिंग सेरेमनी में प्राइज दिया जाएगा। सिमिलर क्लोजिंग सेरेमनी के लिए भी एक पर्सन, एक डायरेक्टर चुने गए हैं जिन्हें पाल्म डियोर अवार्ड दिया जाएगा। वो कौन है, तो आप देखेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में ये स्टार वॉर के जो डायरेक्टर है जॉर्ज लुकास, उनको पाल्म डियोर अवार्ड दिया जाएगा। डन। फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप देखेंगे कि किसी इंडिविजुअल को नहीं, एक ग्रुप को आपको पाल्म डियोर अवार्ड दिया जा रहा है। वो ग्रुप कौन सा है, तो जापानीज एनिमेटर्स है, स्टूडियो है इनका घिबली, इसको बेसिकली अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। ये GHIBLI जापानीज स्टूडियो है एनिमेटर। डन। चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है अतानु चक्रवर्ती और ये कई सालों से न्यूज में है, ठीक है। क्यों है न्यूज में, क्योंकि HDFC बैंक के पार्ट टाइम इन्हें चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया है, वापस से रीइलेक्ट कर दिया गया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड the reappointment of Atanu Chakravarti as a part-time chairman of HDFC Bank for the period of 3 years। तो 5 मई से इनका टेन्योर मतलब शुरू हो गया है और कब तक रहेगा, तो 2027 तक इनका टेन्योर रहने वाला है, ठीक है। HDFC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको हम HDFC लिमिटेड भी कहते हैं। फॉर्मेशन 1994 में हुआ था और इन्होंने ऑपरेशन 1995 में स्टार्ट किया। 1 जुलाई 2023 को HDFC लिमिटेड मर्ज हो गया था HDFC बैंक के साथ। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड यूर वर्ल्ड। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 के बारे में, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप किसी ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है तो वहाँ पर भी लिंक को शेयर प्लीज़ करें। एंड पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। और लाइक बटन पे तो क्लिक करना ही करना है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। चलिए, अभी हमने 3rd ऑफ मे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया था, और उसी दिन उसी मौके पे ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, ठीक है। ये बताता है कि हमारे देश के, किसी भी देश के जो जर्नलिस्ट है, जो प्रेस है, मीडिया है, वो कितनी स्वतंत्र है, ठीक है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2014 से जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत में आए हुए हैं, तब से प्रेस जो है वो डिक्लाइन होते जा रही है। ऐसा मतलब प्रेस की फ्रीडम कम होते जा रही है, ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। तो इंडिया का स्कोर जो है वो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। रैंकिंग कैसे इंप्रूव हो गई? कुछ और देश होंगे जिनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई होगी, तो भारत की रैंकिंग ऊपर चली गई, लेकिन स्कोर हमारा कम हुआ है पिछले साल की तुलना में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिपोर्ट के बारे में कि इस रिपोर्ट पे बताया जाता है कि हमारे देश के जो जर्नलिस्ट हैं वो कितने फ्री हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपनी जो मीडिया या प्रेस का काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि आपको पता है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेस की फ्रीडम है या प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हमारे आर्टिकल 19 का पार्ट है। आर्टिकल 19 जो हमारे फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले टॉप 3 नेशन के बारे में, तो टॉप 3 कंट्री हैं नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। नॉर्वे का जो स्कोर है वो 91.89 आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया, तो 181 देशों के बीच में भारत की रैंकिंग कितनी है? 159 है 2024 में। लास्ट ईयर हमारी रैंकिंग 161 नंबर पे थी 2023 में, तो हमारी रैंकिंग यहाँ पर इंप्रूव हुई है, ठीक है। 161 से हम ऊपर गए हैं 159 पोजीशन पे। बट इंडिया का स्कोर हमारा ड्रॉप हुआ है, ठीक है। स्कोर अगर आप देखेंगे तो 36.62 से ये ड्रॉप होकर 31.28 हो गया है। 31.28 हमारा स्कोर हो गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। डन। इनफैक्ट इंडिया जो है वो कई सारे देशों से पीछे है, जैसे कि टर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी हम पीछे हैं। मतलब हमारे देश में प्रेस को उतनी फ्रीडम नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया टॉप 3 कंट्री। कौन सी थी? टॉप 3 हो गई आपकी नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। अब बॉटम 3, तो बॉटम 3 कौन कौन सी है? अफगानिस्तान, सीरिया और इरिट्रिया। सबसे बॉटम पे कौन है? इरिट्रिया आपको देखने को मिलेगा, बॉटम कंट्री है। अब ये जो फ्रीडम रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, इरिट्रिया बॉटम पे है, जैसा कि मैंने बता दिया। यहाँ पे 5 पैरामीटर्स होते हैं, 5 कैटेगरी में इंडिकेटर्स के हिसाब से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। कैटेगरी में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, मतलब 5 इंडिकेटर्स होते हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, सोशल कल्चर कॉन्टेक्स्ट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, और इन्होंने ये जो रैंकिंग दी है वो एरिया के हिसाब से भी दी है। सबसे बुरी कंडीशन आप देखोगे कहां पर है? वेरी सीरियस सिचुएशन आपको ये आपका अफ्रीका जो है, नॉर्थ अफ्रीका, अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ अफ्रीका और जो हमारा मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, ये कंडीशन वर्स्ट कंडीशन में है। जबकि हमारा जो एरिया है एशिया पैसिफिक का एरिया, एशिया पैसिफिक एरिया भी 2nd नंबर पे मोस्ट डिफिकल्ट रीजन है जर्नलिज्म के लिए, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ये रिपोर्ट 2002 से पब्लिश की जा रही है, ठीक है। इतनी बातें हमें पता होनी चाहिए, तो वो मैंने आपको बता दी। अब जब हम प्रेस के बारे में, फ्रीडम के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो अब बात कर लेते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस के बारे में। अमेरिकन एक्सप्रेस ने अनाउंस किया है कि वो एक 1 मिलियन स्क्वायर फीट पे एक अपना नया कैंपस ओपन कर रहा है। कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो इन्होंने अपना नया कैंपस गुरुग्राम में ओपन किया है। संजय खन्ना जो कि सीईओ हैं अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के, ये जो बिल्डिंग रेडी की गई है, इस बिल्डिंग को लीड गोल्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है फॉर बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली जो सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल देती है कि आपकी बिल्डिंग कितनी इको फ्रेंडली है, कितनी सस्टेनेबल है। तो यहाँ पे गोल्ड किस हिसाब से दिया जाता है? आपके स्कोर के हिसाब से। आपको 4 अलग अलग सर्टिफिकेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। ग्रीन है, सिल्वर है, गोल्ड और प्लेटिनम है, इनके स्कोर के हिसाब से। अगर आपका स्कोर 60 to 79 के बीच में, तो आपको गोल्ड सर्टिफिकेशन यहाँ पर मिलता है, ठीक। नेक्स्ट है उत्तराखंड टूरिज्म अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन नेम्ड नक्षत्र सभा। देखिएगा, अब टूरिज्म को तो अट्रैक्ट करना ही है,
तो क्यों ना, बहुत सारे लोग होते हैं मेरे जैसे लोग, और आप में से भी कई लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट होता है, सन देखना, स्टार्स को देखना, डिफरेंट प्लैनेट्स को देखना, होता है ना, सबका शौक होता है। तो यहाँ पर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए उत्तराखंड ने पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन को रन किया है, जिसका नाम क्या है, नक्षत्र सभा आपको देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड एंड द एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी स्टार स्केप्स कोलैबोरेटली लॉन्च नक्षत्र सभा। इंडिया का ये पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है। इसका एजेंडा आपको क्लियर हो चुका है, इंडिया और बाहर के फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करना कि वो आए उत्तराखंड में अपना समय बिताएं। ठीक है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज आपको देखनी जाएंगी। कैसी? आपको यहाँ पर सोलर ऑब्जर्वेशन कराया जाएगा, इसमें आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी कॉन्टेक्स्ट होगा, कैंपिंग होगी स्टार्स के रिगार्डिंग, और भी कई सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। कब शेड्यूल किया गया है? तो जून में इसकी स्टार्टिंग होगी जॉर्ज एवरेस्ट इन मसूरी। नक्षत्र सभा की शुरुआत होगी और ये मिड 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात हो रही है, तो ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड का अगर हम देखें फॉर्मेशन डेट, तो 9 नवंबर 2000 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। स्टेट फ्लावर क्या है? ब्रह्म कमल। स्टेट एनिमल क्या है? मस्क डियर। इंपॉर्टेंट है, मस्क डियर किस राज्य का स्टेट एनिमल है? आंसर है उत्तराखंड का। मोनल स्टेट बर्ड है, एंड यहाँ का जो प्ले है या फिर स्पोर्ट है, स्टेट स्पोर्ट, वो आपको फुटबॉल देखने को मिल जाएगा। नंबर ऑफ विधानसभा मेंबर यहाँ पे आपको 71 देखने को मिलेंगे, 70 इलेक्टेड और 1 नॉमिनेटेड। नेक्स्ट है लार्जेस्ट नेशनल पार्क गंगोत्री है, और स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपको वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी चमोली देखने को मिलती है। लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और स्मॉलेस्ट कौन सी है? मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब यहाँ पे मस्क डियर इनका स्टेट एनिमल है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो आस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा आपको मस्क डियर देखने को मिल जाएंगे। एशिया का हाईएस्ट डैम टिहरी है, जो कि उत्तराखंड में है, और ऋषिकेश, इसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी अबाउट द उत्तराखंड। चलिए अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है। क्या सुनाया है? अगर आपके एरिया में कोई बाल विवाह होता है, चाइल्ड मैरिज होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सरपंच की है, पंचायतों की है, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा। इन अ स्टेप टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज इन द राजस्थान, a division bench of Rajasthan High Court has passed an order directing the state government to take step to prevent the child marriage। स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप essential steps लो जिससे आप बाल विवाह को रोक सको, और हाई कोर्ट ने कहा है कि सरपंच एंड पंचायत के जो मेंबर्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे गांव में अगर आपके एरिया में चाइल्ड मैरिज होती है। ठीक है, इन्होंने अपने हिसाब से फैसला नहीं दे दिया। हाईकोर्ट ने कहा अंडर द राजस्थान पंचायती राज रूल 1996 ये सरपंच की जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया में चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को रोकने का काम करें। ठीक है, इतनी चीजें। हमारे देश में अगर बात करते हैं तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 था, जिसमें आपको महिलाओं की जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स और मेल की जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर्स होती है मैरिज की। अब यहाँ पर एक डेटा है जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं चाइल्ड मैरिज, तो इंडिया में चाइल्ड मैरिज जो है वो डिक्लाइन हुई है। 2005 से 6 में हमारे देश में 47.4% चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, लेकिन 2015-16 तक ये डिक्लाइन होकर 26.8% हो गई है। सबसे ज्यादा जो चाइल्ड मैरिज देखी जाती है वो वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा में देखी जाती है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी स्कीम चलाता है गर्ल चाइल्ड को प्रिवेंट करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए। ठीक है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना और CBSE उड़ान स्कीम। अब ये जो स्कीम है कब कब लॉन्च हुई हैं, ये आपका काम है, आपका होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, डन। मैं इसको कल डिस्कस करूंगी, कल के वीडियो में। नेक्स्ट है जापान विन 2024 मेंस AFC अंडर-23 टाइटल बाय द बीटिंग उज्बेकिस्तान इन द फाइनल। देखिएगा, अभी रिसेंटली 6th एडिशन हुआ था। 6th एडिशन आपको देखने को मिलेगा एशियन कप अंडर-23 फुटबॉल कप जो है, कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जासिम बिन हामिद स्टेडियम दोहा कतर में। और हर 2 साल में ये टूर्नामेंट बेसिकली होता है। ठीक है, पहली बार टूर्नामेंट 2013 में हुआ था, जिसकी चैंपियन
इराक है। सबसे सक्सेसफुल टीम जापान है, क्योंकि जापान पहली बार नहीं, जापान दूसरी बार इस टूर्नामेंट को जीत रही है। तो जापान ने डिफीट किया उज्बेकिस्तान को इन द फाइनल टू विन द मेंस AFC अंडर-23 एशियन कप फॉर द सेकेंड टाइम। पहली बार 2016 में इसने इस कप को जीता था। डन। नेक्स्ट है इंडिया एंड नाइजर टू सून फाइनलाइज लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट। यहां पर देखिएगा सेकेंड नंबर की बायलैटरल मीटिंग चल रही है इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। ठीक है, कहां पर हो रही है? अबूजा, नाइजीरिया में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हमारे अलग अलग बैंक, रिजर्व बैंक, एग्जिम बैंक, इन सब के हेड वगैरह वहां पे गए हुए हैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया और नाइजीरिया के बीच में लोकल करेंसी सेटलमेंट पे साइन हुआ है। मतलब इन दोनों देशों के बीच में जो भी ट्रेडिंग होगी वो लोकल करेंसी, मतलब इंडियन रुपया एंड नाइजर की जो करेंसी है नायरा, उनके बीच में ही हम यहाँ पे सेटलमेंट करेंगे। इस तरीके का एग्रीमेंट रिसेंटली साइन किया गया है। जैसा कि मैंने कहा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, NPCI, एग्जिम बैंक, इन सब के भी जो हेड है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं नाइजीरिया के बारे में, तो उसके लिए आपको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जाना पड़ेगा। इसमें आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी विच इज नाइजीरिया, जो कि अटलांटिक ओशन के साथ बॉर्डर शेयर करती है। यहाँ पर एक नदी भी बहती है जिसका नाम है नाइजर रिवर, राइट। और अबूजा इसकी कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1962 में नाइजीरिया के विजिट पे गए थे। तब से हमारे देश के बीच में आपको बायलैटरल ट्रेड्स या रिलेशंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने 2 बार नाइजीरिया के जो हेड है उनको अपने रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गेस्ट इन्वाइट किया है, 1983 में और 2000 में। ठीक है, नाइजीरिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अबूजा इसकी कैपिटल है, नायरा इसकी करेंसी है। एंड दिस इज लास्ट न्यूज अबाउट द एशियन डेवलपमेंट बैंक रिपोर्ट का पहला एडिशन है। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? एजिंग वेल इन एशिया, एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी रिपोर्ट। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलीज की है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जैसे कि इरडई कहता है, क्या कहता है इरडई, कि हम चाहते हैं कि 2047 तक हर एक व्यक्ति के पास क्या हो? इंश्योरेंस फैसिलिटी हो। लेकिन अभी हमारे देश में केवल 3% ही पॉपुलेशन है जिसके पास कोई ना कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया जो है वो लोवेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के मामले में आता है। लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज नहीं है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ओनली 21% ही ऐसे लोग हैं जिनके पास आपको हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे कि LIC ले लेते हैं हम, या कोई हेल्थ सर्विसेज हम ले लेते हैं। बाकी और भी लोगों के पास ऐसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। जबकि साउथ कोरिया और थाईलैंड ऐसी कंट्रीज है जहां पे 100% आपको हेल्थ कवरेज देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा। इस रिपोर्ट में यह भी कहा कि हालांकि भारत ने आयुष्मान भारत स्कीम को शुरू किया था, जो कि अंडर प्रिविलेज क्लास या मार्जिनलाइज क्लास को, पुअर क्लास को एक हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बट स्टिल इसका फायदा हुआ है। लेकिन अभी भी भारत एक लोवेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कैटेगरी में आता है, ऐसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के सीनियर इकोनॉमिस्ट एकू किकावा ने कहा है इंडिया के बारे में। और क्या कहा है? According to the report, the number of people aged 60 and older is developing Asia and Pacific। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लगातार अब लोग बूढ़े भी हो रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हो कि पहले ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, अब हालांकि एक बच्चा होता है किसी के 2 बच्चे होते, तो लगातार यूथ पॉपुलेशन डिक्लाइन भी हो रही है और ओल्डर पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही है। तो ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है कि 60 साल और उसके ऊपर के जो लोग हैं उनकी संख्या डबल हो जाएगी। कब तक? 2050 तक, 2050 तक बूढ़े लोगों की जो संख्या है वो डबल हो जाएगी, ऐसा इस रिपोर्ट में हमें बताया गया है। अभी बूढ़े लोग हैं तो ऑब्वियस सी बात है इनका हेल्थ कवरेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कुछ समय पहले इरडई ने एक और डिसीजन लिया था। क्या कहा था? कि हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं उसमें जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया था 65 ईयर्स, हम उसको हटाते हैं। अब 65 साल से अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो भी आप हेल्थ कवरेज ले सकते हो, ऐसा इरडई ने कहा था। ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट पे कहा गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि लगातार लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रही है। देखते हैं कि बहुत जल्दी लोगों की डेथ हो जाया करती थी, लेकिन आजकल भले ही डिसीजेस बहुत ज्यादा है लेकिन वैक्सीनेशन भी है, मेडिकेशन भी अवेलेबल है, तो लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे बोला गया है जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं उनमें आप देखेंगे 3.7 ईयर वीमेंस में और 4.1 ईयर मैन में 2022 से 2050 के बीच में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब इतने साल अब एक्स्ट्रा जिएंगे। ठीक है, दिस विल रेज द एवरेज रीजनल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 60 फ्रॉम 21.6 टू 25.3 ईयर्स फॉर वीमेन एंड फ्रॉम 18.2 टू 22.3 ईयर्स फॉर मैन। ये इंक्रीज हुआ है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है 4 डायमेंशन पे की गई है, हेल्थ, प्रोडक्टिव वर्क, इकोनॉमी सिक्योरिटी एंड सोशल एंगेजमेंट। डन। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट देखने को मिली। नेक्स्ट बात करते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। चलिए इसका आंसर दीजिए।
बहुत जल्दी मैंने आपको समझाया था कि ऑल इंडिया रेडियो को ही हम आज आकाशवाणी के नाम से जानते हैं। 1936 में स्थापना हुई थी। मौसमी चक्रवर्ती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि होस्ट हो रही है कहां पर, इंडिया में। थीम है इन्वेस्टिंग टुडे फॉर मोर रेजिलेंट टुमारो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जेरेमिया मेनेले रिसेंटली न्यूज में थे, ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं? आंसर है सोलोमन आइलैंड के आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, डेवॉन थॉमस, इनको रिसेंटली आईसीसी ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, इंडियन वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट पूर्णिमा देवी वर्मन हैज बीन कन्फर्ड विद द व्हीटली गोल्ड अवार्ड 2024। ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? तो आंसर हो जाएगा ये आसाम से बिलोंग करती है और दूसरी बार उनको ये ग्रीन ऑस्कर दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, पेंशन डिपार्टमेंट रिसेंटली लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर गवर्नमेंट रिटायर्ड्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल? तो एक इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? आंसर हो जाएगा भविष्य पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, recently where was the event titled localizing the SDG women in local governance in India lead the way। इसे कहां पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? और हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है पंचायती राज और हमारा जो परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशन में और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड मिलकर इसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जहां पर इंडिया की तरफ से 3 इंडियन वीमेन भी रिप्रेजेंट कर रही हैं, जिनमें से एक है नीरू यादव जो कि राजस्थान से है। आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। रिसेंटली विच इंडियन रिसीव द ग्रीन ऑस्कर व्हीटली अवार्ड? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। पूर्णिमा देवी वर्मन इज द राइट आंसर। चलिए अब यहाँ पर एक छोटी सी रिपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। 2024 की ये एनुअल रैंकिंग है कि हमारे देश की टीम जो है टेस्ट में, ओडीआई में और T20 में किस पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ट मैच के बारे में। तो टेस्ट मैच में टॉप पर कौन है? फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, और टेस्ट में इंडिया की पोजीशन किस नंबर पे है? तो सेकंड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। टेस्ट के बाद आता है ओडीआई, वनडे इंटरनेशनल। इसमें फर्स्ट नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर पे पहुंच गया है अभी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, T20 इंटरनेशनल। फर्स्ट नंबर पे आपको इंडिया देखने को मिलेगा और सेकंड नंबर पे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओडीआई और T20 इंटरनेशनल में इंडिया की टीम टॉप पर चल रही है। टेस्ट में बस हम सेकंड नंबर पे चल रहे हैं। तो आप इन तीनों कैटेगरी में 3-3 टॉप 3 याद रख लेंगे। ठीक है, डन। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। टेस्ट में थर्ड नंबर पे कौन है? इंग्लैंड है। अगर हम ओडीआई में बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन है? साउथ अफ्रीका है। और T20 इंटरनेशनल में थर्ड नंबर पे अगेन इंग्लैंड है। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बार बार नाम रिपीट हो रहे हैं, इनको आप देख लीजिएगा। और होमवर्क के अलावा ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। रिसेंटली OECD ने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी और बताइए इन्होंने 2024-25 के लिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ क्या फोरकास्ट की है? 5.5, 6.6, 7.2 या 7.8%। जो भी सही आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डन इतनी चीजें। सो आज के लिए काफी था इतना। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक ध्यान रखेंगे अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।